सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता पाने के लिए कड़ा परिश्रम करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। स्वच्छता में बेमिसाल प्रदर्शन के लिए मिलेगा सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कारों का वितरण। स्वच्छ भारत की दिशा में आगे बढ़ते शहरों को मिलेगा राष्ट्रीय गौरव। संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को बुलाई सरकार ने सर्वदलीय बैठक। सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए मांगेगी सहयोग। 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना। कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े फैसले। कैबिनेट ने दी पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी। 100 जिलों के किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। 24,000 करोड़ सालाना बजट से खेती को मिलेगा नवाचार और समर्थन। एनटीपीसी एनएलसी के निवेश से ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा। अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक उड़ान। कैबिनेट ने शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा को बताया राष्ट्र की उपलब्धि। एक्सियोम मिशन की सफलता से युवा भारत हुआ प्रेरित। अंतरिक्ष स्टेशन की दिशा में बढ़ा कदम। एससीओ में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का 2 टूक संदेश। बोले वैश्विक स्थिरता आज की सबसे बड़ी चुनौती। सदस्य देशों से की संतुलित और बहुपक्षीय सहयोग की अपील। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 पुरस्कार प्रदान करेंगी। यह हर वर्ष आयोजित होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां संस्करण होगा। इस कार्यक्रम में भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में शहरी स्थानीय निकायों के अथक प्रयासों को मान्यता दी जाएगी। इस वर्ष 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में सुपर स्वच्छ लीग शहर, 5 जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष 3 स्वच्छ शहर, विशेष श्रेणी गंगा शहर, छावनी बोर्ड, सफाई मित्र, सुरक्षा महाकुंभ और राज्य स्तरीय पुरस्कार, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्वच्छ शहर आदि 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-2025 कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण विषय पर आधारित होंगे। 3000 से ज्यादा मूल्यांकनकर्ताओं ने 45 दिनों में देश भर के हर वार्ड में गहन निरीक्षण किया है। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। उससे पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा और 21 अगस्त को इस सत्र की समाप्ति होगी। संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में यह कोशिश होगी कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष में टकराव और गतिरोध न हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाए। इस संसद सत्र में 21 अगस्त तक कुल 21 बैठकें होंगी, जिसमें 12 से 18 अगस्त तक का अवकाश भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 3 अहम फैसलों को मंजूरी दी है। ये फैसले देश की कृषि अर्थव्यवस्था और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए हैं। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 2025-26 से शुरू कर 6 वर्षों के लिए मंजूरी दी है। इसका टारगेट 100 कृषि जिलों का विकास करना है। यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिलों कार्यक्रम से प्रेरित है, लेकिन यह खासतौर से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर केंद्रित है। योजना का मकसद कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल डाइवर्सिफिकेशन को प्रोत्साहित करना और टिकाऊ कृषि ऑप्शन को अपनाना, पंचायत
और ब्लॉक स्तर पर भंडारण की सुविधा बढ़ाना, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करना शामिल है। 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी। एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह से किया जाएगा जिससे कि ये 100 चयनित जिले देश के एवरेज और उससे ऊपर आ सके। 1,70,00,000 किसानों को इससे लाभ होगा। आने वाले 6 वर्षों का कार्यक्रम है, 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। 5 बड़े उद्देश्य इस कार्यक्रम के रखे गए हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना, सबसे पहला। दूसरा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे लाना। तीसरा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज जो कि पंचायत और ब्लॉक लेवल पे क्रिएट करनी है, उस पर ध्यान देना। चौथा, इरिगेशन, सिंचाई की फैसिलिटीज को बढ़ाना। पांचवा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को बहुत बड़े संख्या में बढ़ाना। बहुत ही किसानों के साथ एक्सटेंसिव कंसल्टेशन करके इस कार्यक्रम को हाथ में लिया जाएगा। जिले से भी नीचे ब्लॉक के लेवल से ऊपर ये प्रोग्राम बनेगा। हर जगह पे रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और बहुत फोकस किया जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग पे। कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है और जो रिसर्च लैब्स में है वो जमीन तक पहुंचे, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और आज के युग में डिजिटल की दुनिया में जो ऐप बना के, डैशबोर्ड्स बना के, उन सब का एक रेगुलर इसमें पूरा उपयोग किया। सरकार ने बुधवार को एनएलसी इंडिया को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई NIRL में 7,000 करोड़ रुपए निवेश करने की अनुमति दे दी है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की NTPC को 2032 तक 60 गीगावाट क्षमता हासिल करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की अनुमति दे दी है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, वो कमिटमेंट दुनिया भर में सराहा गया है। और जो बड़े बड़े हमने गोल पहले 2030 के लिए थे, वो 2025 में हम अचीव कर रहे हैं। उस दिशा में आज 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला है NTPC का। NTPC को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है रिन्यूएबल एनर्जी में। NTPC की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है अभी, इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित, और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और NTPC की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इस तरह से है, NTPC टॉप लेवल पे, होल्डिंग लेवल पे, फिर NTPC ग्रीन बिजनेस इनकी, जिसमें कई सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स हैं, और NTPC रिन्यूएबल्स करके एक सब्सिडरी है, उसका मेजर फोकस ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एडिशन पे रहेगा। वैसा ही फैसला लिया गया नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए 7,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल किया गया है। और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी है एक तरीके से कि जो प्रोजेक्ट्स NLC में ऑलरेडी हैं उनको एक सब्सिडरी में ले जाके फिर एक फोकस्ड वे में, जैसा आपने NTPC के केस में देखा एक फोकस सब्सिडरी है ग्रीन बिजनेस के लिए, वैसे ही NLC नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए भी एक फोकस्ड सब्सिडरी बने। और 10 गीगावाट एनर्जी का इसमें टारगेट रखा गया है 2030 तक। भारत ने बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया है। 50% भारत की पावर जनरेशन कैपेसिटी आज नॉन फॉसिल फ्यूल से हो गई है। और ये टारगेट 2030 का था। 2030 का टारगेट 2025 में अचीव कर लिया गया है।
जो कि बहुत देश के लिए एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नए रोजगार सृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक साधारण नागरिक के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन आने वाले समय तक रहे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन किया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की हालिया अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS यात्रा की सफलता पर कैबिनेट द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनकी निष्ठा, तपस्या और परिश्रम ने इस सपने को साकार किया है। मंत्रिमंडल ने एक बड़ा संकल्प पारित किया है। आज मंत्रिमंडल कई महत्वपूर्ण विषयों के साथ देश की एक महान उपलब्धि से जुड़ी देश की भावना को अभिव्यक्त कर रही है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। आज मंत्रिमंडल देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन करता है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया है। ये मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ था, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट के रूप में शामिल हुए थे। इस मिशन के जरिए पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम का एक नया अध्याय है। ये अंतरिक्ष में भारत की एक बड़ी उड़ान है एवं हमारे स्पेस प्रोग्राम के भविष्य की स्वर्णिम झलक देता है। मंत्रिमंडल इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो के साथ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता है। उनकी निष्ठा, तपस्या और परिश्रम ने इस सपने को साकार किया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने एक्सियम 4 क्रू और एक्सपीडिशन 73 के सदस्यों के साथ मिलकर अनेक प्रयोग किए। ये इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन में भारत की बढ़ती लीडरशिप भूमिका का प्रमाण है। उन्होंने माइक्रो ग्रेविटी से जुड़े कई प्रयोग किए। मसल रीजनरेशन, शैवाल, सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ, अंतरिक्ष में फसलों की क्षमता से जुड़े वैज्ञानिक अनुसंधान इसमें शामिल थे। इस मिशन में माइक्रोब्स के जीवन की संभावनाएं और इंसान के स्वास्थ्य पर अंतरिक्ष के असर का अध्ययन भी हुआ। साइनोबैक्टीरिया जैसे जीवों के व्यवहार जैसे कई अहम विषयों पर काम किया गया। इन प्रयोगों से अंतरिक्ष में मानव जीवन को लेकर समझ और गहरी होगी। साइंस और माइक्रोग्रेविटी की स्टडी में हम आगे बढ़ेंगे। भारत आने वाले समय में गगनयान मिशन के जरिए और भी बड़े लक्ष्यों की ओर देख रहा है। हमने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का संकल्प भी लिया है। शुभांशु शुक्ला के मिशन की सफलता ने भारत को अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंचा दिया है। भारत अब मानव अंतरिक्ष मिशन की बड़ी शक्तियों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी और निर्णायक नेतृत्व की सराहना करता है। उनकी दूरदृष्टि, भारत की स्पेस क्षमता और उनके अटल विश्वास और उनके मार्गदर्शन ने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है। सरकार को इस बात पर गर्व है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी। इस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह आदित्य L1 मिशन ने सूर्य के रहस्यों को समझने में नई दिशा दी है। ये उपलब्धियां भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा और आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। सरकार ने स्पेस सेक्टर में जो सुधार किए हैं, उससे भारत की स्पेस इकोनॉमी को भी अभूतपूर्व गति मिली है। इस सेक्टर में करीब 300 नए स्टार्टअप्स उभरे हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट का नया इकोसिस्टम तैयार हुआ है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की मिसाल है। इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा साइंस और इनोवेशन को अपना करियर बनाएंगे। मंत्रिमंडल का दृढ़ विश्वास है कि ये मिशन विकसित भारत की संकल्प को नई ऊर्जा देगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने और देश ने देखा है, उसे नई मजबूती मिलेगी।
बढ़ते वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और दबाव पर चिंता जताई है और देशों से इसे स्थिर करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया है। चीन के तियानजिन में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारे सामने वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करने की चुनौती है। उन्होंने सभी देशों से इसे स्थिर करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में काफी अव्यवस्था है। पिछले कुछ वर्षों में हमने अधिक संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और दबाव देखा है। आर्थिक अस्थिरता भी स्पष्ट रूप से बढ़ रही है। हमारे सामने चुनौती वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करना, विभिन्न आयामों को जोखिम मुक्त करना और इन सब के माध्यम से उन दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करना है जो हमारे सामूहिक हितों के लिए खतरा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को घोषणा की कि देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करने वाले 5.5 लाख से अधिक ग्राम स्तरीय उद्यमियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुफ्त प्रशिक्षण मिलेगा। सीएससी स्पेशल पर्पज व्हीकल की 10वीं वर्षगांठ समारोह में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि ये पहल सरकार के इंडिया एआई मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एआई प्रौद्योगिकियों में 10 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना है। कितने लोग एआई का उपयोग करने लगे हैं? चलो, आज एक छोटी सी आप लोगों के लिए सौगात है। आप सबको फ्री में एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। एआई मिशन है अपना बहुत अच्छा। उस एआई मिशन के तहत हम लोगों ने टारगेट लिया है कि करीब करीब 10 लाख लोगों को एआई स्किल्स में तैयार करेंगे। तो आप सब उसमें 5.5 लाख वीएलईज अपने हैं, आप सबको सबसे पहले उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार देर रात भारत के नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि भारतीय दूतावास ने लोगों से ईरान में गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, पिछले कई हफ्तों में सुरक्षा संबंधी घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। साथ ही लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ईरान के ताज़ा घटनाक्रमों पर नजर रखें और भारतीय अधिकारियों की तरफ से जारी एडवाइजरी का पालन करें। जो भारतीय नागरिक पहले से ही ईरान में हैं और वहां से निकलना है, उन्हें कमर्शियल फ्लाइट्स और नौका फेरी सर्विस का इस्तेमाल करने को कहा गया है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए मोदी सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। नए भारत में ऐसे गांवों की परिकल्पना की गई है जहां हर परिवार के पास पक्का घर हो, हर गांव तक मजबूत सड़क पहुंचे और युवाओं के पास रोजगार हो, साथ ही महिलाएं आत्मनिर्भर हो। चलते चलते आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ा एक वीडियो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए मोदी सरकार गांव के सर्वांगीण विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। नए भारत में ऐसे गांव की परिकल्पना की गई है जहां हर परिवार के पास पक्का घर हो, हर गांव तक मजबूत सड़क पहुंचे, युवाओं के पास रोजगार हो और महिलाएं आत्मनिर्भर हो। मनरेगा ग्रामीण भारत में बेरोजगारी और पलायन से लड़ने का सबसे मजबूत हथियार बन चुका है। हर साल 90,000 से 1 लाख करोड़ तक का निवेश हो रहा है। प्रति वर्ष 250 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित हुए हैं। 36 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड जारी किए गए हैं और 15 करोड़ से अधिक श्रमिक इसके लाभार्थी हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 3.22 करोड़ पक्के घर बनाए जा चुके हैं और 2029 तक 2 करोड़ और घरों का लक्ष्य रखा गया है ताकि हर परिवार को सम्मान से जीने का अधिकार मिले। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक 7.56 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई जा चुकी हैं। यह केवल रास्ते नहीं हैं,
यह गांव को बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ने वाले जीवन मार्ग हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन आज ग्रामीण महिलाओं की ताकत बन चुका है। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं 91 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित हो चुकी हैं। बैंकों से जुड़ाव ने अब 11 लाख करोड़ से ज्यादा की आर्थिक ताकत इन महिलाओं के हाथों में दी है। लखपति दीदी पहल के तहत अब तक 1.5 करोड़ महिलाएं सालाना 1 लाख रुपए से अधिक कमा रही हैं। 2029 तक 3 करोड़ महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। यही है सशक्त गांव, सशक्त भारत। अब वो दिन दूर नहीं जब हर ग्रामीण आत्मनिर्भर होगा और गांव विकसित।